वेलकम एवरीवन। आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में देखेंगे वैदिक एज के बारे में। तो इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग देखेंगे अर्ली वैदिक एज। इसके अगले वाले में देखेंगे हम लोग लेटर वैदिक एज के बारे में। तो आप लोग में से कोई अगर बंगाली लैंग्वेज में ज़्यादा कंफर्टेबल है तो नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में बंगाली वीडियो का लिंक दे दूंगा और वहां से जाके सेम वीडियो बंगाली में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर अर्ली वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज पढ़ने से पहले हम लोग एक बार वैदिक एज के बारे में देख लेंगे। वैदिक एज के बारे में अगर देखा जाए तो वहां पर वैदिक एज में जो लोग रहते थे उन्हें कहा जाता था इंडो आर्यंस। इससे पहले हम लोग ने देखा था इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसके बाद जो वैदिक एज स्टार्ट हुआ उसके हैबिटेंट्स को कहा जाता था, मतलब वहां जो रहते थे उन्हें कहा जाता था इंडो आर्यंस। दे हैड देयर हैबिटेट इन द लैंड ऑफ सप्त सिंधु। सप्त मतलब हो गया आपका सात और सिंधु मतलब आपका इंडस रिवर। इंडस रिवर के आसपास जो 7 नदियां बहती थी उन्हें एक साथ कहा जाता था सप्त सिंधु। तो इंडस नदी के साथ और कौन सी 6 नदी बहती थी और उनका नाम क्या था वो एक बार देख लेंगे। अगर इंडस के बारे में बात किया जाए जो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि उसे सिंधु नदी कहा जाता था। फिर अगर हम झेलम नदी की बात करें तो झेलम नदी को कहा जाता था वतिस्ता। बियास नदी की अगर बात की जाए बियास नदी को कहा जाता था विपासा। चेनाब नदी की अगर बात करें तो चेनाब नदी को कहा जाता था अस्किनी। रवि नदी पुरुषिनी। सतलज नदी को कहा जाता था सुदुद्री और सरस्वती नदी को कहा जाता था आपका घाघर। तो ये हो गए आपके 7 रिवर, इसलिए कहा जाता था लैंड एरिया ऑफ सप्त सिंधु। अगर हिमालय की बात की जाए तो हिमालय को वो लोग कहते थे मंजूवत। अब ऑरिजिन की बात की जाए, ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि आर्यंस को ये माना जाता था कि आर्यंस पहले से इंडिया में नहीं रहते थे, वो बाहर के देश से इंडिया में आए थे और फिर इंडिया में रहने लगे और अपना कल्चर पूरा इंडिया में स्प्रेड कर दिया उन्होंने। अब दूसरे विद्वान हैं, अलग अलग विद्वान हैं जो मानते थे कि वो एक पर्टिकुलर जगह से आए हैं। अब देख लेंगे उनका क्या विचार था। सर विलियम जोन्स की अगर बात मानना जाए तो वो आए थे आपके यूरोप से। मैक्स म्यूलर की अगर बात मानी जाए तो वो आए थे आपके सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया आपका मतलब चाइना हो गया, तिब्बत हो गया, ये सब एरिया हो गया आपका सेंट्रल एशिया। बाल गंगाधर तिलक की बात अगर मानी जाए तो उन्होंने कहा था वो आए थे आपके आर्कटिक रीजन से। स्वामी दयानंद सरस्वती की अगर बात मानी जाए तो उन्होंने कहा था वो आए थे तिब्बत से। और एसी दास की बात अगर मानी जाए तो वो उन्होंने कहा था कि वो पहले से इंडियन थे और भारत में ही उन्होंने जन्म लिया था। तो ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने ओरिजिन के बारे में कि ये आर्यंस कहाँ से आए हैं उनके बारे में अपना विचार दिया था। अब वैदिक एज के बारे में बात की जाए तो वैदिक एज को मेनली 2 हिस्से में बांटा जाता है। पहले को कहा जाता है अर्ली वैदिक एज, दूसरे को कहा जाता है आपका लेटर वैदिक एज। अर्ली वैदिक एज की अगर बात करें तो ये चलता है आपका 1500 से 1000 BCE तक और लेटर वैदिक एज चलता है 1000 से 500 BCE तक। इस वाले चैप्टर में जैसे पहले ही बताया था मैंने कि हम लोग सिर्फ अर्ली वैदिक एज देखेंगे और अगले वाले चैप्टर में देखेंगे लेटर वैदिक एज। ये अर्ली वैदिक एज का सोशल लाइफ कैसा था? तो जो लोग थे उन्हें कहा जाता था जनस। तो जो आम लोग थे उन्हें कहा जाता था जनस। तो उनके जो राजा होते थे उन्हें कहा जाता था राजन। राजा को कहा जाता था राजन और उनके रानी को कहा जाता था महिषी। ये राजा को कहा जाता था राजन और उनकी रानी को कहा जाता था महिषी। किंगशिप वाज नॉट हेरिडेटरी। तो ऋतिक रोशन का जो सुपर 30 मूवी आया था उसमें जो डायलॉग दिया था उन्होंने कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य होगा वही राजा बनेगा। तो यही चीज बहुत साल पहले से मानी जाती है और ये वैदिक एज से ये चला रहा है। अर्ली वैदिक एज में ये माना जाता था कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप मान लीजिए कि बोलेंगे कि मेरे पिताजी राजा थे तो मैं भी राजा बनूंगा। ऐसे कोई राजा नहीं बन रहा था, पर जितने जनास थे जनास में जो सबसे अच्छा अधिक मतलब सर्वश्रेष्ठ होता था वही आपका राजन बन रहा था। तो किंगशिप वाज नॉट हेरिडेटरी।
नो स्ट्रिक्ट कास्ट सिस्टम। अब कास्ट सिस्टम 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। ये अर्ली वैदिक एज के टाइम से था, पर कास्ट सिस्टम इतना सारा हेरिडेटरी होगा और जन्म से होगा ये डिसाइड नहीं किया जाता था। 4 हिस्से क्या थे? एक थे आपके ब्राह्मण, दूसरे थे आपके क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण वो होते थे जो पूजा पाठ करते थे। क्षत्रिय वो होते थे जो लड़ाई करते थे। वैश्य आपके बिजनेसमैन होते थे और शूद्र आपके घर के काम करते थे। तो जो जैसे काम करता था उसके हिसाब से उसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र कहा जाता था। और ये जन्म से निर्धारित नहीं होता था, पर उनके काम से निर्धारित किया जाता था कि वो क्या है। तो कास्ट सिस्टम वाज नॉट कास्ट सिस्टम डिसाइडेड बाय ऑक्यूपेशन एंड नॉट बाय बर्थ। जन्म से सही नहीं किया जाता था कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा या फिर क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा। उनकी काम से उनको डिसाइड किया जाता था कि वो ब्राह्मण बनेगा, शूद्र बनेगा, वैश्य बनेगा, कि क्या उसे कास्ट होगा। ऋग्वेद की अगर बात की जाए, ऋग्वेद में एक वर्स है जहां पर दिखाया गया है दैट एवरीवन वाज इक्वल। ऋग्वेद का इस वर्स के बारे में बात की जाए, यहाँ पर एक फैमिली के बारे में दिखाया गया है जिसमें माता पिता और भाई बहन चारों के जो कास्ट है वो अलग अलग है। वो अलग कैसे हुए हैं? क्योंकि उनके काम के हिसाब से उनको कास्ट दिया जाता था, ना कि उनके जन्म के हिसाब से। अगर उनके जन्म के हिसाब से उनको कास्ट दिया जाता था तो सारे फैमिली का कास्ट एक ही होता, पर क्योंकि उनके काम के हिसाब से कास्ट दिया गया था, इसलिए चारों जो मेंबर्स थे चारों का कास्ट अलग अलग था। अगर ऋग्वेदिक लोगों के बारे में बात की जाए तो दे न्यू अबाउट स्लेवरी। तो स्लेवरी के बारे में भी ऋग्वेदिक लोगों को पता था। अब फैमिली की बात करें, जितने फैमिलीज होते थे उन्हें कहते थे कुलास, और फैमिली के जो हेड होते थे उन्हें कहा जाता था कुलाप्पा। जो फैमिली होते थे उन्हें कहा जाता कुलास, और जो फैमिली के हेड होते थे उन्हें कहा जाता कुलाप्पा। मोस्टली आपके जॉइंट फैमिलीज होते थे। जितने फैमिलीज होते थे आपको पता ही होगा, जॉइंट फैमिली मतलब माता पिता, उनके भाई बहन सभी एक साथ रहते थे, उन्हें कहा जाता है जॉइंट फैमिलीज। दे फॉलो द पैट्रियार्कल सिस्टम इन द फैमिली। ये पैट्रियार्कल सिस्टम क्या होता है? पैट्रियार्कल सिस्टम में जो फादर फिगर होता है या फिर मेल फिगर होता है उन्हीं को हेड माना जाता है। इसे कहा जाता है पैट्रियार्कल सिस्टम इन द फैमिलीज। पर इसका मतलब ये नहीं कि महिलाओं को रेस्पेक्ट नहीं मिलता था। महिलाओं को काफी रेस्पेक्ट मिलता था। तो वुमेन वर हाईली एजुकेटेड एंड हैड द राइट टू टेक पार्ट इन असेंबलीज। तो महिला काफी एजुकेटेड थी और उनको ये अधिकार था कि वो असेंबलीज में हिस्सा ले। असेंबलीज मतलब आज के दिन में जैसे मान लीजिए पंचायत होता था, वैसे पंचायत को उस टाइम पे असेंबलीज कहा जाता था। अगर असेंबलीज की बात की जाए तो 2 तरह का असेंबलीज होता था। एक होता था आपका सभा और दूसरा होता था आपका समिति। जो सभा होता था ये सिर्फ वीवीआईपी लोगों के लिए था जो बहुत खास होते थे, और जो समिति था ये आपके कॉमन लोगों के लिए था, मतलब सभी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो चाहे सभा हो या फिर समिति हो, दोनों में महिलाओं का जाना उचित माना जाता था और वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते थे। वुमेन हैड द राइट टू चूज देयर ओन पार्टनर। महिलाओं को यह अधिकार था कि वो किनसे शादी करेंगे या फिर किनसे शादी नहीं करेंगे, ये चूज करने का उनको अधिकार दिया गया था। देयर वाज नो सती सिस्टम, पर्दा सिस्टम और चाइल्ड मैरिज। तो आप देख रहे हैं महिलाओं को इक्वल अधिकार मिला था और उनको सोसाइटी में काफी रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाता था। विडो रीमैरिज वाज अलाउड। विडो रीमैरिज वाज अलाउड। तो विधवा पुनर्विवाह भी यहाँ पर अलाउ किया जाता था। तो आप देख रहे कि महिलाओं को कितना रेस्पेक्ट किया जाता है। और लेटर वैदिक एज में हम देखेंगे महिलाओं का जो रेस्पेक्ट है उसे कम कर दिया गया था। महिलाओं का रेस्पेक्ट कम कर दिया गया था और महिलाओं को घर में ही बंद रखा जाता था। कास्ट सिस्टम की अगर बात करें तो कास्ट सिस्टम में भी ऐसे जन्म से डिसाइड किया जाता है कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है। उनके हिसाब से काफी डिफरेंस किया जाता था।
तो जब भी सोसाइटी में ऐसे करप्शन आते हैं तो सोसाइटी का जो स्तर है वो काफी नीचे गिर जाता है। इसके बारे में और डिटेल्स में अगले चैप्टर में बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैंने ये आपको मेन पॉइंट्स इसलिए बताया ताकि आप डिफरेंस याद रखें और ये चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स हैं वो आप अच्छे तरीके से याद रखिए। अब बैटल्स की अगर बात करें तो उन्होंने किससे युद्ध किया था? विद प्री आर्यंस। प्री आर्यंस कौन थे? ज्यादातर ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे और बिटवीन देमसेल्फ आपस में भी इनकी काफी ज्यादा लड़ाई होती थी। तो ये बैटल्स किनसे करते थे? विद प्री आर्यंस एंड इवन बिटवीन देमसेल्फ। उनके जो पुरोहित, उनके जो प्रीस्ट थे उन्हें कहा जाता था पुरोहित, और जो लीडर ऑफ द आर्मी थे उन्हें कहा जाता था सेनानी। जो लीडर ऑफ द विलेज थे उन्हें कहा जाता था ग्रामीणी। स्मॉल मीटिंग फॉर द एलाइट्स, जैसा मैंने कहा असेंबली दो प्रकार के होते थे, एक होता था सभा और एक होता था समिति। सभा में सिर्फ जितने एलाइट्स होते थे, मतलब वीवीआईपी लोग होते थे, बहुत ज्ञानी लोग होते थे, उन्हीं को इंटर करने का, असेंबली में जाने का मौका मिलता था सभा में। और समिति में सारे कॉमन लोग जो आम आदमी होते थे सभी का एक साथ प्रॉब्लम सुनाया जाता था राजा को समिति में। तो एक था आपका सभा और दूसरा था आपका समिति। अब इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमिक कंडीशन अगर देखा जाए वहां पर मेन जो ऑक्यूपेशन होता था, लोगों का काम होता था, वो है कैटल रियरिंग। जो मेन ऑक्यूपेशन था लोगों का वो था आपका कैटल रियरिंग, मतलब गाय बकरी ये सब पालना और इनसे काम करवाना, यही उनका मेन ऑक्यूपेशन था। वेल्दी मैन को कहा जाता था गोमत। जो अमीर आदमी होता था गांव में उसे कहा जाता था गोमत। और गोमत का मतलब क्या है? वन हु ओन्स काउ। तो जिसके घर में गाय है या फिर गाय पालता है तो उसे अमीर माना जाता था, क्योंकि आप समझ रहे कि कैटल रियरिंग मेन ऑक्यूपेशन था, तो जिसके पास गाय था वो वहां का अमीर आदमी बन जाता था। नो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब ये जमीन मेरी है या फिर ये जमीन पे सिर्फ मेरा कंट्रोल है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। द किंगडम वाज मेंटेन्ड ऑन डोनेशंस। किंगडम बाद में देखेंगे मेंटेन करने के लिए टैक्स लिया जाता था, पैसा लिया जाता था, पर उस टाइम पे ऐसा कोई पैसा नहीं लिया जाता था। जो अमीर आदमी होते थे या फिर दूसरे भी जो लोग होते थे दयालु लोग, वो सब राज्य चलाने के लिए अपने मन से डोनेशंस करते थे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाज द नॉर्म, मतलब एक जगह पे एग्रीकल्चर करने के बाद दूसरी जगह पे एग्रीकल्चर करना, ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर वाज द नॉर्म। ये भी प्रूफ करता है आपका कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, क्योंकि अगर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी हो तो आप समझ सकते हैं शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है कि एक दिन एक जगह पे धान उगाया, अगले दिन अगले जगह पे चले गए, तो ये पॉसिबल कभी नहीं हो सकता था। ओनली बार्ली ग्रेन्स इज मेंशन, इस टाइम पे सिर्फ बार्ली ग्रेन्स को ग्रो करने के बारे में बताया गया है। वुडन प्लाउ वर यूज्ड, तो प्लाउ जो होते थे वो वुड के होते थे और उस टाइम भी आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, आयरन को डिस्कवर नहीं किया गया था। द पीपल हु मेड चैरियट्स वर हाईली रेस्पेक्टेड, तो जो लोग रथ बनाते थे उनको काफी ज्यादा सोसाइटी में रेस्पेक्ट किया जाता था। अब धर्म के बारे में बात करें तो उस टाइम पे कोई टेम्पल या फिर मूर्ति पूजा नहीं किया जाता था लोगों के द्वारा, किसी भी तरीके का टेम्पल या फिर मूर्तियों का पूजा वहां पर नहीं किया जाता था। दे परफॉर्म ओपन एयर यजनास, मतलब खुले जगह में एक अग्निकुंड जला के वो पूजा पाठ करते थे। एनिमल्स वर सैक्रिफाइस्ड, तो जानवरों को सैक्रिफाइस किया जाता था। और एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पर नेचर वर्शिप होता था, आइडल वर्शिप नहीं किया जाता था। नेचर वर्शिप मतलब जो प्लांट है, सन है, एयर है, इनका पूजा किया जाता था। और आइडल वर्शिप मतलब है कि मूर्ति पूजन, तो मूर्ति पूजन नहीं किया जाता था आपका नेचर वर्शिप। तो सम ऑफ द डीटीज के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में पूजा किया जाता था और उनके टाइम में उन्होंने किताबों में उनके बारे में लिखा था। तो सबसे महान भगवान अगर आपके अर्ली वैदिक एज के बारे में देखें तो वो थे आपके इंद्रदेव। इंद्रदेव के बारे में देखें तो ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ द आर्यंस, उनके बारे में 250 हिम्स लिखी हुई है डेडिकेटेड टू हिम। तो 250 भजन लिखा हुआ है जो कि डेडिकेटेड है इंद्रदेव के लिए। उनको दूसरे नाम भी था, जैसे आपका पुरंदर,
मघवन और वृत्रहन, इन नामों से भी इंद्रदेव को पुकारा जाता था। फिर आते हैं अग्निदेव पे। अग्निदेव की अगर बात की जाए तो ही वॉज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड। तो पहले आपके इंद्रदेव थे और सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉड थे आपके अग्निदेव। इनके ऊपर 200 हिम्स लिखी गई थी, डेडिकेटेड टू हिम। इन पे 200 भजन लिखे गए थे। तो ये कैसे पता चल रहा है कि कौन सबसे इम्पोर्टेंट गॉड था या फिर कौन सेकेंड मोस्ट? ये आप कितने हिम्स लिखे जाते हैं, कितने हिम लिखे गए थे उनके नाम पे, उन्हीं से पता चलता है कि किसका इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा था। तो अग्निदेव को माना जाता था कनेक्शन बिटवीन गॉड्स एंड ह्यूमन। तो ये माना जाता था कि भगवान और इंसानों के बीच में एक कनेक्शन बनाते हैं अग्निदेव। इसलिए जब भी घर में पूजा पाठ होता है, अग्निकुंड जलाया जाता है, तो उसमें घी और फूल ये सब चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि ये डायरेक्टली अग्निदेव पहुंचा रहे भगवान को। इसलिए हिंदू धर्म में ये माना जाता, हिंदू धर्म में जब कोई मर जाता है तब उसको जला दिया जाता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जला के वो भगवान के पास चले जाते हैं। फिर आते हैं सोमा। सोमा थे आपके गॉड ऑफ प्लांट्स। तो जितने प्लांट पौधे थे सबके भगवान जो थे वो थे सोमा। द गॉड हु इंस्पायर्स द पोएट्स टू कंपोज हिम्स। तो ये माना जाता था कि जो भजन लिखते हैं, जो प्रीस्ट भजन लिखते हैं, उनको इंस्पिरेशन देते आपके सोमदेव। फिर आते रुद्र। रुद्र थे आपके आर्चर गॉड whose arrows brought disease। तो रुद्रदेव को माना जाता था कि वो तीर के भगवान हैं जो आपके बीमारी लाते हैं, और उनको अगर गुस्सा दिलाया गया तो फिर वो अपने घर से बाहर आते हैं जो आपके हिमालयस में है, और वो सभी के ऊपर डिसीज स्प्रेड करते थे। तो ही लिव्ड इन द माउंटेन्स। ही वाज सिमिलर टू प्रोटो शिवा। तो इनसे पहले जैसे मैंने बताया इंडस वैली सिविलाइजेशन था। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जिन्हें माना जाता था वो थे आपके पशुपति शिवा। पशुपति शिवा या फिर उन्हें प्रोटो शिवा भी कहा जाता था। और यहाँ पर भी अर्ली वैदिक एज में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर रुद्र को माना जाता था, जो शिव जी का दूसरा रूप है। बाद में लेटर वैदिक एज में हम लोग देखेंगे त्रिमूर्ति का पूजा किया जाता था, जिसमें शिव जी भी थे। तो कोई भी एज के बारे में पढ़िए आप, तो आप हमेशा देखेंगे कि शिव जी का कोई ना कोई रेफरेंस आप उस वक्त में मिल ही जाएगा आपको। फिर हम लोग देखेंगे सावित्री देवी के बारे में। सावित्री देवी आपकी 16 डीटी थी, और जो गायत्री मंत्र लिखा हुआ है वो उन्हीं को डेडिकेट किया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में काफी बार आता है कि गायत्री मंत्र किसको डेडिकेट किया गया था, तो आपके सावित्री देवी को। तो आज का चैप्टर यहीं तक था। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफी सपोर्ट मिलता है। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और मिलेंगे अगले वीडियो पे।